तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद में हम एक और शानदार मानवा लेके आ चुके हैं और इसका एक बड़ा रीजन भी है। अभी हाल ही में हमने द ग्रेट ईस्ट डेवलपर कंप्लीट की है, जो कि काफी शानदार मानवा थी। और उसे कंप्लीट करने के बाद मेरी इच्छा करी थी कि सेम ऐसा कुछ दोबारा से देखना है, ऐसा ही माल दोबारा से रखना है। मुझे नहीं पता ये सबके साथ में होता है, मेरे साथ में ही है। मैं अगर कुछ शानदार देख लेता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दोबारा चाहिए होता है। तो ये चीज इस सीरीज के अंदर पूरी होने वाली है। सीरीज का नाम है द अपोथेकेरी प्रिंस। अच्छी बात यह है द ग्रेट ईस्ट डेवलपर जिस बंदे ने बनाई थी, जिस राइटर ने बनाई थी, ये सीरीज भी उसी राइटर की बनाई हुई है, तो काफी हद तक स्टाइल वगैरह मैच करने वाला है। वैसे इसकी स्टोरी पूरी तरह से अलग है, लेकिन ये मानवा बहुत शानदार है। चलो इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ये कहानी असल में एक डॉक्टर की है जिसकी जिंदगी बुरी तरह से पीटी पड़ी है। असल में इसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ में खुद का एक क्लिनिक ओपन कर लिया, लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई, जैसे कि कोरोना वायरस फैल गया। और कोरोना वायरस स्पेसिफिकली इसके हॉस्पिटल के अंदर फैला। जितने भी मरीज हॉस्पिटल के अंदर थे वो सारे निपट गए। और अब इसी वजह से कुछ पोस्ट पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है। इन्होंने सेफ्टी का पूरी ध्यान नहीं रखा, वायरस पूरे हॉस्पिटल के अंदर फैल गया और सबके सब मारे गए। और यही बात लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। सब जगह पर उसके लिए काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, काफी सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, गाली दी जा रही है इस बंदे को, क्योंकि ये इसी का क्लिनिक था। सारी जिम्मेदारी इसी की बनती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से इसको किसी तरह गुनाह वगैरह नहीं दिया है, मतलब इसको कोई सजा भी नहीं मिली। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो बस इसको बुरी तरह से कमेंट्स के अंदर पीटे जा रहे हैं, गाली दिए जा रहे हैं। और जब ये बंदा ये सब कुछ देखता है, उसकी रेपुटेशन पूरी तरह डाउन हो चुकी है। एक डॉक्टर के लिए उसकी रेपुटेशन सब कुछ होती है। लोग किसी डॉक्टर के पास में तभी जाते हैं जब वो अच्छी तरह से रेपुटेटेड हो। और ये बंदा समझ आता है इसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, अब दोबारा से उस रेपुटेशन को बिल्ड करने में इससे काफी लंबा टाइम लगेगा। अब इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। यही सोचते हुए ये एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा होता है। इसने शराब भी पी रखी है, तभी कुछ बुरा हो जाता है। इसके पांव लटका जाते हैं और ये सीधे उस ब्रिज से नीचे की तरफ गिर जाता है। ये नीचे गिरते हुए खुद को देख रहा होता है और ऑब्वियसली वो किसी भी तरह से खुद को बचा नहीं सकता है। वो पहले शराब के नशे में धुत है, वो खड़ा खड़ा नीचे की तरफ गिर गया। अब वो खुद को बचा पाएगा इसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उसको खुद को भी उम्मीद नहीं है। वो सीधे पानी की तरफ गिर जाता है, उसकी सांसें छूटने लगती है और कुछ ही टाइम के अंदर पानी गिरने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। और उसको इस टाइम बुरा लग रहा होता है कि इतने बुरे टाइम पर उसकी मौत हो रही है। उसके बारे में किस किस तरह की बातें की जाने वाली है। ऑब्वियसली सब लोगों को ये कोई दुर्घटना नहीं लगेगी, वो कुछ खतरनाक समझेंगे कि इस बंदे ने स्टेप क्यों उठाया है। लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो फर्क पड़ता है इसके रीइंकार्नेशन से। उसी की बातें मानना शुरू होने वाली है। इसको इसके विंडो होना शुरू हो जाती है, इसके ऊपर दिखाई दे रहा होता है रीइंकार्नेशन सक्सेसफुल। तुम्हें एचपी पॉइंट्स मिलना शुरू हो चुके हैं। इस दुनिया के अंदर तुम्हें एचपी पॉइंट मिलेंगे जिनका यूज करके तुम सर्वेंट्स को समन कर सकते हो। अब इस एचपी पॉइंट का मतलब क्या है और किस तरीके से मिलेंगे वो तो आगे पता चलने वाला है। फिलहाल तो मेन कैरेक्टर का भी इसमें ध्यान नहीं है कि ये चीज है क्या। उसको नीले नीले से कुछ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद में सब कुछ एकदम धुंधला हो जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, उसको वर्ल्ड दिखाई देना शुरू होता है। उसको अपने सामने की तरफ एक बंदा दिखाई देता है। पहले लगता है शायद से किसी तरह की मछली है, फिर ठीक से देखता है ये तो जिंदा इंसान है। फिर वो थोड़ा और इधर उधर देखता है, उसको लगता है शायद से वो किसी हॉस्पिटल के अंदर है। थोड़ा और ठीक से देखने पता चलता है नहीं, ये कोई हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता। यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब किस्म का सामान है जो कि उसके टाइम से बिलोंग भी नहीं करता है। इस तरह की चीजें ये किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होती है। फिर तभी वो दोबारा से सर्वेंट को देखता है। सर्वेंट इस समय काफी ज्यादा खुश है इस बंदे को जिंदा देखकर। उससे कह रहा होता है प्रिंस आप ठीक है, आपकी जान बच गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसमें प्रिंस कहता है क्या कह रहे हो तुम हो कौन और तुम क्यों खुश हो रहे हो। और ये सुनकर उस सर्वेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि वो काफी लंबे टाइम से इस प्रिंस का इलाज कर रहा था और अब जब प्रिंस को होश आया है तो बिल्कुल भी उसको पहचान नहीं पा रहा है। ये बात उसको काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। फिर वो तुरंत ही खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। इसका नाम पीरो है और ये एक फिजिशियन है, इस प्रिंस का पर्सनल फिजिशियन। इसने काफी लंबे टाइम से प्रिंस का इलाज किया है और अब फाइनली जाकर उसका इलाज सक्सेसफुल रहा है। उसके मरीज को होश आ चुका है। ये सुनकर वो सोचने लगता है अच्छा तो ये बात है। लेकिन अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस जगह पर है। उसको लग रहा था शायद उसके साथ कोई प्रैंक किया जा रहा है, ये सब कुछ कोई मूवी का सेट है और जहां पर उसके साथ में कुछ गड़बड़ की जाने वाली है। वो तुरंत ही उस पीरो से बोलता है क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आ सकते हो। जैसे ही प्रिंस ये बात बोलता है एक सेकंड के अंदर पीरो पानी को लेके आ चुका है। पता नहीं कहां से लेके आया, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है वो सारी इस प्रिंस को, इस डॉक्टर को बहुत चौंका रही है। और ये जो गिलास के अंदर पानी आया है, ये गिलास अपने आप में काफी अजीब सा होता है। इसके अंदर काफी सारे हीरे लगे हुए हैं। वो समझ जाता है कुछ बहुत ज्यादा महंगा गिलास है, एक प्रैंक करने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। फिर जैसे वो प्रिंस अपना पानी पी रहा होता है, इसी समय उसकी नजर पास में कांच की ओर पड़ती है जिसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वो उसको देख के चौंक जाता है कि ये कौन है रिफ्लेक्शन के अंदर, ये मैं तो नहीं हो सकता। असल में यहाँ पर प्रिंस की शक्ल दिखाई दे रही है। डॉक्टर की शक्ल प्रिंस की शक्ल से बदल चुकी है। वो खुद को देखकर परेशान हो जाता है कि ये क्या है, लेकिन अगले सेकंड खुश जाता है। असल में वो इस शक्ल को पहले जानता है, उसने ये नोवेल पढ़ी थी। और अब यहाँ से कुछ खासी जो ना शुरू होती है। जो वेब नोवेल इस बंदे ने पढ़ी थी उसका नाम था एम्पायर ऑफ र्यून ब्लेड। सुनने में कुछ खास नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन खास है इस बंदे का खुद का नाम। इसका नाम है लचिल एंड्रियो मैग्नाटो।
दिमाग की बत्ती जली, मिला कुछ रेफरेंस। मैग्नेटो सिटी, वो सिटी जहां पर क्वीन एरिका का राज हुआ करता था और लियोन फ्रंटियर की शादी हुई थी क्वीन एरिका से, तो मतलब कुछ कनेक्शन हो सकता है। इस डॉक्टर को भी धीरे धीरे बातें याद आने लगती है कि जिस रात को वो शराब पी के निकलने वाला था उससे ठीक पहले उसने एक नोवेल पढ़ी थी और शायद से वो इसी नोवेल के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो तुरंत ही पास में जो सर्वेंट होता है उससे कहता है, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? सर्वेंट बोलता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, बताइए क्या काम है। इस पे लचिल कहता है, मेरे गाल पे एक रख के थप्पड़ मार दो। और ये सुनने के साथ पैरों को वापस दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या बात हो रही है, अपने प्रिंस के थप्पड़ मार दो। वो तुरंत ही पीछे लगता है, क्या कह रहे हो आप, मैं थप्पड़ नहीं मार सकता। तभी लचिल खुद ही खुद के थप्पड़ मार लेता है और इतना रख के मारता है कि उसकी खुद की चीख निकल जाती है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में इस जगह पर है। इस समय सर्वेंट उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लचिल वो उस टाइम बहुत ज्यादा खुश होता है, इतना खुश है कि जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैं इस जगह पहुंच गया, वाह मेरी लाइफ बदल चुकी है। असल में बात ऐसी है, जब ये डॉक्टर अपने खुद के वर्ल्ड के अंदर था तब इसके ऊपर काफी सारा कर्जा था और उस कर्जे के कारण शायद से काफी सारे लोग इसके पीछे पड़ सकते थे। इसका क्लिनिक बंद हो चुका था तो ऑब्वियसली कर्जा होना ही था। एक क्लिनिक का बंद होने का मतलब है करोड़ों का कर्जा इसके ऊपर हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि ये दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, इसका रीइंकार्नेशन हुआ है और अब ये एक प्रिंस के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हुआ इसको किसी भी तरह कर्जे को चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा पैसा खा चुका है और अब हर कर्जे से फ्री है। वैसे अभी ये खुश होने का टाइम नहीं है, इस बंदे की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है। सीरीज के अंदर मेन ट्विस्ट अब आने वाला है। तुरंत ही इस बंदे की बॉडी बुढ़ते से कांपना शुरू कर देती है। ये बुढ़ते थक चुका है, ये बेड के ऊपर गिर जाता है और सोचने लगता है, अचानक से ये क्या हुआ, मेरी बॉडी से कांप क्यों रही है, मैं इतना थक क्यों चुका हूं। तो भी एकदम उसको याद आता है, असल में इस नोवेल के अंदर जो लचिल एंड्रयू है ये काफी लंबे टाइम जिंदा नहीं रहता। 22 साल की एज के अंदर इसकी मौत हो जाती है और इसका कारण होता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा बीमारियां हैं। ये बचपन से काफी ज्यादा बीमार रहा है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी हो जाती है, दूसरी खत्म हुई तीसरी हो जाती है और इसी वजह से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। 22 साल की एज के अंदर ये मारा जाएगा। ये तुरंत ही पेरू से पूछता है, मैं कितने साल का हो चुका हूँ? पेरू बताता है 21 साल के, और इसी के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बंदा 21 साल का है और 22 साल का होते ही मारा जाएगा, मतलब जिंदगी केवल 1 साल की है। रीइंकार्नेशन होकर दूसरे वर्ल्ड के अंदर आया केवल 1 साल की जिंदगी के लिए। इस समय लचिल खुद भी काफी ज्यादा परेशान होता है और परेशानी काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। वो कुछ ही टाइम के अंदर मरने वाला है और वो यहाँ पर एक प्रिंस है। प्रिंस होने के बावजूद भी यहाँ के लोग उसको बचा नहीं पा रहे, यानी इसका मतलब उन्होंने पूरा जोर लगाया होगा, इतना भी काफी नहीं है इस बंदे को बचाने के लिए। ये खुद को नहीं बचा सकता, यही बात उसको परेशान कर रही होती है। साथ में वो आगे सोचने लगता है, अगर वो खुद के टाइम के अंदर होता तो जरूर से खुद को बचा सकता था। उसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तभी उसकी नजर अपने कांच की ओर पड़ती है। वो असल में खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। उसको कांच के अंदर एक डॉक्टर दिखाई देता है, मतलब वो खुद एक डॉक्टर है, उसको किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो तुरंत ही पेरू से कब से नीडल्स लाने के लिए कहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनका साइज कितना होगा, बस नीडल्स लेके आ जाओ। पेरू तुरंत ही काम पे लग जाता है और कुछ ही मिनटों के अंदर एक पोटी लेके आ जाता है जिसके अंदर कब सारी नीडल्स है। जितनी देर में पेरू ये सारे काम करता है उतनी देर के अंदर लचिल ने अपने हार्ट बीट और बीपी नाप ली है। उसको पता चलता है कि सब कुछ बुढ़ते से हिला पड़ा है, उसे खुद को ठीक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब नीडल्स आती है वो उन सारे नीडल्स को एक बेड के ऊपर फैला देता है और फिर देखने लगता है एक नीडल एकदम परफेक्ट साइज की है। वो उसे गर्म करना शुरू करता है और देखकर पेरू कहता है, आप क्या कर रहे हैं, इस नीडल से आप करने के हवाले हैं। तभी लचिल बताता है असल में वो उसको अपने खुद की बॉडी के अंदर घुसाने वाला है और पेरू परेशान हो जाता है कि क्या कह रहे हैं आप, नीडल को खुद की बॉडी में घुसाने वाला है, नहीं ऐसा करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए लचिल को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके पांव पकड़ लिया है कि नहीं मैं वो खुद को चोट बचाने नहीं दूंगा, आप इस तरीके से खुद के साथ में कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, मैं वादा करता हूँ आपको ठीक करूंगा, अपना पूरा जोर लगा दूंगा आपको ठीक करने के लिए। देखिए आपको होश आ चुका है, मुझे यकीन है आपका और इलाज किया जा सकता है, अभी आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। इस पर लचिल कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ, बल्कि मेरे अंदर पूरा जोश आ चुका है, मुझे पूरा यकीन है मैं खुद को बचा सकता हूँ, मेरा यकीन मानो, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बस तुम मुझे भरोसा रखना है और देखना है मैं किस चीज को किस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद में पेरू बात को मान जाता है, पीछे की तरफ खड़ा हो जाता है। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं इस बात को मानने की, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके प्रिंस ने इस बात को बोला है तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है और अब इसके बाद में मेन प्रोसेस शुरू होती है। असल में लचिल यहाँ पर एक्यूपेंचर टेक्निक का यूज करने वाला है। उसके पास में किसी भी तरह की सिस्टम की पावर नहीं है, नहीं उसको इसके बारे में कुछ ही पता है। तो यही चीज जो कि वो कर सकता है, वो बिस्तर के ऊपर लेट जाता है, अपने हार्ट के पास में अपने चेस्ट के पास में जाकर उस नीडल को पॉइंट करता है और जरा सा स्ट्रेस करता है और इसी के साथ में उसके लंग्स काम करना शुरू हो जाते हैं। उसकी टेक्निक वर्क कर चुकी है। तुरंत ही सिस्टम विंडो शो होती है, इस पे लिखा हुआ है तुम्हारे लंग्स काम करना शुरू हो चुके हैं, इनको रिकवर कर लिया गया है। और अब इसके अंदर चलता है जो एचपी के बारे में बताया गया था कि तुम्हें एचपी पॉइंट्स मिलेंगे, वो असल में इस तरीके से मिलते हैं। लचिल की खुद की बॉडी पूरी से खराब हो रखी है, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर किसी न किसी तरह की बीमारी है। तो लचिल जैसे जैसे करके और बीमारी को ठीक करता जाएगा उसको एचपी पॉइंट्स मिलते जाएंगे और उन एचपी पॉइंट्स की मदद से वो किसी को भी समन कर सकता है।
अपने लंग्स को ठीक करने के कारण उसको 100 एचपी पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद में एक और मजेदार चीज होती है, जो कि लचिल ने पहली बार इन सिस्टम विंडो को देखा है। वो तुरंत उनको पकड़ने की कोशिश करता है, जैसा कि हर कोई कर रहा होता है, लेकिन पेरू वो ये सब कुछ देख रहा है। उसको दिखाई दे रहा होता है कि लचिल किस तरीके से हवा में हाथ मार रहा है। उसको लगने लगता है कि शायद से वो टेक्निक जो कि उन्होंने यूज की थी वो उनके दिमाग पर असर कर रही है। वो तुरंत प्रे करना शुरू कर देता है, हे भगवान, अगर इनके ऊपर किसी भूत का कब्जा हो चुका है तो वो सब कुछ हटा दो। असल में यहाँ पर सब कुछ भूतों के ऊपर आ चुका है। इन लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में कुछ खास नहीं पता, तो हर चीज घूम फिर के भूतों के ऊपर आ जाती है। जब लचिल ये सब कुछ देखता है वो सोचने लगता है क्या बकवास हो रही है ये सब कुछ। इसके बाद में वो तुरंत अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको सिस्टम विंडो से और भी काफी सारे एचपी पॉइंट्स चाहिए। वो तुरंत ही और भी काफी सारे एक्यूपंक्चर अपनी बॉडी के ऊपर करता है और इस तरीके से उसकी बॉडी भी ठीक होगी। वो अपने पूरे एक हाथ के ऊपर एकदम परफेक्ट स्पॉट्स के ऊपर एक्यूपंक्चर कर देता है और अब जाकर उसे काफी दर्द होता है, क्योंकि जो चेस्ट के ऊपर किया गया था वो काफी शानदार था, लेकिन जो हाथों पे किया गया है एकदम परफेक्ट लोकेशन पे, वो चीज काफी दर्द देती है। असल में लचिल अपनी खुद की दुनिया के अंदर एक एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट ही था और वही नॉलेज उसके समय काम आ रही है। सिस्टम्स को बताता है तुम्हारे पास में 600 एचपी पॉइंट्स हो चुके हैं और इससे तुम जितनी चाहे उतनी स्किल्स खरीद सकते हो। लचिल खुश जाता है, जितनी चाहूं उतनी, बताओ मैं कितनी स्किल ले पाऊंगा। सिस्टम कहता है कैलकुलेट करने दो, केवल एक। और इसी के साथ उसका दिमाग खराब हो जाता है कि क्या बकवास है ये, एक ही सीख सकता था तो जितनी चाहे उतनी क्यों का। तभी उसको पूरी लिस्ट होती है जिसके अंदर उसकी सारी स्किल्स लिखी हुई है। ये सारी डॉक्टर वाली स्किल्स है और पहली स्किल का नाम है दीप पल्स। वो पहली स्किल को ही सीख लेता है और 500 पॉइंट्स खर्च जाता है। ये स्किल असल में मैजिकल तरीके से वर्क करने वाली है। वो खुद की बॉडी के स्टेटस को देख सकता है। वो तुरंत उसको चेक करता है, उसको पूरी सिस्टम विंडो शो होने लगती है जिसके अंदर उसकी पूरी बॉडी का बायोडेटा है। असल में इस समय वो एफ रैंक पे पहुंच चुका है और उसके पास में केवल 91 दिन बचे हैं। 91 डेज के बाद में उसकी मौत हो जाएगी और ये बात उसको अभी परेशान कर देती है, क्योंकि उसके पास में अब तक 1 साल था, लेकिन अब केवल 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने बाद वो मारा जाएगा। वो तुरंत ही अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को अभी तेज कर देता है। वो अपने पूरे हाथ के ऊपर शो कर देता है और इसी के साथ में इसका इफेक्ट भी दिखता है। उसका 1 दिन बढ़ चुका है, उसके पास 92 डेज है और इसी के साथ में उसको उम्मीद दिखाई देती है कि शायद से वो खुद को बचा सकता है। इस तरीके से अगर वो एक्यूपंक्चर करता रहेगा तो हर दिन 1 दिन ऐड हो जाएगा और ये टेक्निक से वो कभी मरेगा नहीं। वो तुरंत दूसरी तरफ भी ये चीज करने लगता है, लेकिन अब की बार इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तुरंत ही उल्टियां शुरू हो जाती है। सिस्टम बताता है कि तुम पहले एक्यूपंक्चर टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज कर चुके हो, अब आज के दिन तुम इसका और यूज नहीं कर सकते। लचिल कहता है तो फिर ठीक है, मैं कल यूज कर लूंगा। सिस्टम कहता है नहीं, तुम कल भी नहीं कर सकते, अब सीधे ये 3 दिन बाद में यूज होगी। 3 दिन में केवल एक बार ही इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सिस्टम ये भी बताता है कि एक्यूपंक्चर टेक्निक से तुम केवल कुछ टाइम के लिए खुद को हील कर पाओगे। उसका इफेक्ट केवल 1 दिन के लिए रहेगा। जिस दिन तुम इस टेक्निक का यूज करोगे केवल उसी दिन के लिए, उसके बाद तुम दोबारा से वैसे ही कमजोर हो जाओगे। तुम्हें उतना ही दर्द होगा जितना तुम्हें होना चाहिए था और इसी के तुम लचिल की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है उसके पास में केवल आज का दिन है, अगले 2 दिन उसके बहुत बुरे जाने वाले हैं, लेकिन उसका अगला दिन उसके दोबारा से अच्छा होगा। मतलब 3 दिन में एक बार होगा कि वो अपनी जिंदगी जी पाएगा, बाकी टाइम पर केवल दर्द में रहने वाला है। और अब इस तरीके से कैलकुलेशन के हिसाब से लचिल के पास में केवल 3 महीने हैं, लेकिन अगर 3 महीने में हर 3 दिन गैप के बाद में वो एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज करता रहे तो उसके पास में 1 दिन प्लस होता जाएगा और इस तरीके से उसकी जिंदगी 4 महीने की हो जाएगी। अब सवाल यह है क्या ये 4 महीने काफी है उसको खुद की बॉडी का इलाज करने के लिए, क्योंकि भले वो एक शानदार डॉक्टर हो लेकिन उसके पास वो सारे उपकरण नहीं है जो कि उसके पास अपने खुद के क्लिनिक में हुआ करते थे। उसको बिना किसी भी उपकरण के केवल अपनी नॉलेज के दम पर यहाँ पर काम करना है। और उससे भी दिक्कत की बात यह है वो किस जगह पर है, जहाँ पर किस तरह के लोग हैं, किस तरह की चीजें हैं, उसके सब बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे सारा काम एकदम जीरो शुरू करना पड़ेगा और वो भी केवल 4 महीने के अंदर। और इस सबसे दिक्कत की बात यह है ये असल में एक एक्शन मानवा है। लचिल एक प्रिंस है तो उसके ऊपर जाना खतरा तो बना ही रहने वाला है। एक डॉक्टर का इस जगह पर इतनी ब्रूटल जगह पर सर्वाइव करना जब वो खुद बीमार है, एक आसान शिकार है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।